हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। पिछली कुछ वीडियो में हमने ये तो जाना कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन अब हमें यह जानना है कि वास्तव में पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह किस तरीके का दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी के अंदर आखिर वास्तव में है क्या। क्या पृथ्वी जिस तरीके से बाहरी रूप में, ठोस रूप में हमें दिखाई देती है, क्या उसका आंतरिक भाग भी ठोस ही है या फिर तरल है या फिर गैस है? आखिर अंदर से पृथ्वी है कैसी? क्योंकि कभी कभी इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि ये घटनाएं किस तरीके से घटित हो रही हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है और आपको लगता है कि पृथ्वी दिख तो ठोस रही है, जिसके ऊपर ठंडा आवरण चढ़ा हुआ है, ठोस आवरण है और पानी भी उपस्थित है, लेकिन अंदर से ये तप्त मैग्मा कहां से आ गया? अंदर से ये गैसें कहां से आ गई? क्या पृथ्वी के अंदर गैसें हैं? क्या पृथ्वी के अंदर मैग्मा है या पृथ्वी के अंदर पानी है? जब आप घरों में बोरवेल कराते हैं तो आप देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जब बोरवेल होता है 200, 300, 500 मीटर गहरा या फीट गहरा, तो आप देखते हैं कि अंदर से पानी निकल के आ जाता है और आपको लगता है कि ये था तो ठोस आवरण, लेकिन आखिर पृथ्वी के अंदर ये पानी कहां छिपा हुआ था? तो इस सभी को जानने के लिए हमें सबसे पहले अध्ययन करना होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम किस आधार पर करेंगे? हम अध्ययन करेंगे उन वैज्ञानिकों के आधार पर जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है, जिन्होंने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया और उसके आधार पर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में है कैसी। तो देखिए क्या होता है, जो चीज हमें दिखाई देती है, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका अध्ययन करना तो आसान होता है। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह अदृश्यहीन है, वो आपको दिखाई नहीं देता। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों को भी वह भाग दिखाई नहीं दिया और उस आधार पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का सहारा लिया जिसके आधार पर उन्होंने अपने अपने आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण दिया कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके की है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने तथ्यों के आधार पर उन्हें प्रस्तुत किया, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के जो मत हैं उनमें क्या होता है, मतभेद होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में क्या है, मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पर जो पदार्थ की प्रकृति है उसमें अभी भी सहमति नहीं हो पाई है, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह कैसी है, अदृश्यहीन है। अदृश्य है मतलब दृश्यमान नहीं है। इस कारण से जो परतों की मोटाई है, उसका घनत्व है, उसका भार है और या फिर अंदर के जो पदार्थों की प्रकृति है, इनमें क्या है, इनमें भिन्नता पाई जाती है। इनमें वैज्ञानिकों के मतों में भिन्नता दिखाई देती है। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ साधनों के माध्यम से इसकी आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया है। समझ लेते हैं हम कि वह कौन कौन से साधन हैं जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया है। तो इसके लिए मुख्यतः 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं अप्राकृतिक साधन, जो प्रकृति की देन नहीं होते। एक होते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। तो उसके आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी और अब वर्तमान अवस्था में किस तरीके की होगी। उसी तरीके से तीसरा होता है प्राकृतिक साधन, जो कि प्रकृति के द्वारा उपस्थित होता है। यदि हम अप्राकृतिक साधन की बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पहला आता है घनत्व। घनत्व के आधार पर जब हम पृथ्वी के संपूर्ण घनत्व का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो संपूर्ण घनत्व है वह औसतन 5.5 ग्राम घन मीटर है। कितना है? 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है। तो इसका पूरा जो वास्तविक घनत्व इतना है। लेकिन जब हम पृथ्वी की बाहरी सतह, जिसे हम परपटी कहते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो उसका घनत्व काफी कम पाया जाता है। इसके आधार पर यह गणना लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के घनत्व में तो वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है और इसका जो बाह्य परपटी है उसका घनत्व 3 है, 2 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है।
अर्थात इसके हम जैसी ही गहराई पर जाएंगे वहां पर घनत्व में वृद्धि जरूर होगी। और हमें यह भी पता है कि जहां पर घनत्व में वृद्धि होती है तो उसका आवरण कैसा होता है, ठोस होता है, क्योंकि घनत्व गैसों का कम होता है, उससे ज्यादा द्रव का होता है और सबसे ज्यादा ठोस का होता है। जितने अणु पास पास होंगे उसका उतना घनत्व अधिक होगा। तो इसके आधार पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जिस तरीके से जाएंगे उस तरीके से घनत्व में वृद्धि होती जाएगी, अर्थात इसका आंतरिक भाग कहीं ना कहीं तो ठोस होना चाहिए। दूसरा है तापमान। तापमान क्या होता है, जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाओगे और एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम पृथ्वी के जैसे ही अंदर की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो ये जो हमारे तत्व हैं, जो चट्टानें हैं, वह पिघली हुई अवस्था में हो जाएंगी। अर्थात आप घनत्व कितना भी बढ़ा दें, घनत्व की एक सीमा होती है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता जाएगा तो इसका जो अवस्था है वह या तो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात पृथ्वी के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो गैस हो सकता है या तरल हो सकता है। अब यहां पर फिर मतभेद उठा अप्राकृतिक संसाधनों में। एक मत कह रहा है कि आंतरिक भाग ठोस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है। और दूसरा आधार क्या कह रहा है कि जो आंतरिक भाग है वह तरल या गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तीसरा है दबाव। दबाव में क्या होता है कि जब आप ऊपर से अंदर की ओर जाते हैं तो चट्टानों का भार बढ़ता जाता है और भार बढ़ने के कारण दबाव भी बढ़ता है। लेकिन एक सीमा होती है कि एक सीमा के बाद चट्टानों पर दबाव और अधिक नहीं बनाया जा सकता। अर्थात इससे भी यह सिद्ध होता है कि धीरे धीरे जैसे ही हम अंदर की ओर जाएंगे अणुओं पर दबाव बढ़ता जाएगा और अणु पास पास आते जाएंगे। अर्थात जो आंतरिक भाग है कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में होना चाहिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो अप्राकृतिक साधनों का उपयोग वैज्ञानिकों ने किया वह असफल सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इनमें खुद ही स्वयं में मतभेद था। कोई तथ्य कह रहे थे कि आंतरिक भाग तरल होना चाहिए तो कोई कह रहा था ठोस होना चाहिए। फिर वैज्ञानिकों ने किसका सहारा लिया? फिर वैज्ञानिकों ने सहारा लिया पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, जिसमें हमने 2 प्रकार के सिद्धांत पढ़े थे। एक अद्वैतवादी सिद्धांत पढ़ा था, एक द्वैतवादी सिद्धांत पढ़ा था। एक के अंतर्गत हमने एक तारा परिकल्पना पढ़ी थी, एक के अंतर्गत हमने 2 तारा और 3 तारा परिकल्पना पढ़ी थी। एक तारा परिकल्पना के अंतर्गत जो भी वैज्ञानिक आते हैं जैसे कि कांट और लाप्लास, वह कहते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा? तरल होगा। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मानते हैं कि जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी वह सूर्य से ही हुई थी। कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है इसके द्वारा कांट कहते हैं कि जो सूर्य है, जो अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष में बहुत छोटे छोटे कण अस्तित्वमान थे, वो धीरे धीरे पास आते हैं, घर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं और घर्षण बल के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक बड़ा पिंड बन जाता है और वह रोटेट करने लगता है। इस रोटेशन के द्वारा ही उससे एक छल्ला निकलता है, फिर दूसरा छल्ला निकलता है, फिर तीसरा छल्ला निकलता है। इस तरीके से 9 प्रकार के छल्ले निकलते हैं और 9 ग्रहों के घनीभूत होकर उन ग्रहों का निर्माण होता है। इस तरीके से क्या हो रहा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा थी तो यह क्या थे, यह जो पिंड, यह जो ग्रह बने वह शुरुआत में तरल अवस्था में थे, धीरे धीरे ठंडे हुए और आंतरिक भाग अभी भी कैसा है? तरल अवस्था में है, बाह्य भाग ठोस अवस्था में निर्मित हो गया। उसी तरीके से लाप्लास कहते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो भी सूर्य से हुई है। पहले सूर्य जो था, मतलब एक जो पिंड था ब्रह्मांड में, वह अस्तित्वमान था, वह रोटेशन कर रहा था और रोटेशन होने के कारण उसका जो बाहरी भाग था वह ठंडा हो गया और उस बाहरी भाग से एक छल्ला बाहर निकला और इसी छल्ले से फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से बोलते हैं कि इनका निर्माण सूर्य के द्वारा हुआ है, इसलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए? तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी भाग है वह तो ठंडा होने के कारण ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, लेकिन आंतरिक भाग अभी भी गर्म अवस्था में है। लेकिन दूसरे जो द्वैतारक परिकल्पना के सिद्धांत के परिपालक थे, कौन कौन थे? चैम्बरलिन थे, जेम्स जीन्स थे और ऑटो स्मिथ थे। उन्होंने अपनी परिकल्पना के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में ही होगा, क्योंकि ऑटो स्मिथ ग्रहणु परिकल्पना की बात करते हैं। ऑटो स्मिथ कहते हैं कि जो ग्रह हैं इनकी उत्पत्ति सूर्य से नहीं हुई,
सूर्य के ऊपर कुछ कण विद्यमान थे और जब सूर्य के पास से कोई एक तारा गुजरा तो उसके आकर्षण शक्ति के कारण इसकी जो सतह पर कण थे वह क्या हुई, इसके आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से अलग हो गए और ग्रहों के रूप में अस्तित्व में आए। इस कारण से जो सूर्य के ऊपर ठोस कण थे उनके द्वारा पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। उसी तरीके से जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना है वह कहती है कि दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से एक ज्वार उत्पन्न हुआ और उस ज्वार से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस कारण जो पृथ्वी का आंतरिक भाग वो कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। और ऑटो स्मिथ की धूर परिकल्पना कहती है, ऑटो स्मिथ कहते हैं कि जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई वह सूर्य से नहीं हुई, ना ही किसी तारे से हुई है। एक तारा जो सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से होकर गुजर रहा था तो आकाश गंगा में बहुत सारे गैस के कण, धूल के कण अस्तित्वमान थे और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह सूर्य के नजदीक आ गए और एक ग्रहों के रूप में, पिंडों के रूप में यह परिवर्तित हो गए और उनसे पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई और वह सूर्य का चक्कर लगाने लगे। तो यह सभी कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। और जो लाप्लास और कांट हैं वह कहते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, तरल होना चाहिए। तो इसमें भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इनके ही मत आपस में टकराने लगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने में हमें असहजता महसूस हुई, वैज्ञानिक को असहजता महसूस हुई। फिर प्राकृतिक साधनों का सहारा लिया गया। प्राकृतिक साधनों के आधार पर दो चीजों का अध्ययन किया गया, एक ज्वालामुखी और एक भूकंप। ज्वालामुखी में देखा गया कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा मैग्मा बाहर आता है और मैग्मे के साथ धूल के कण और गैस के कण भी बाहर आते हैं, अर्थात बहुत सारी गैस, धूल के कण और मैग्मा बाहर आता है। इसके आधार पर यह गणना की गई कि पृथ्वी में कहीं ना कहीं आंतरिक भाग तरल अवस्था में है और गैसीय अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तरल अवस्था में मैग्मा उपस्थित है और गैसें उपस्थित हैं, जिसके कारण ये ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के बाहरी भाग में आ जाते हैं। लेकिन यह भी सर्वमान्य मत नहीं माना गया। फिर वैज्ञानिकों ने सहारा लिया भूकंप का। ज्वालामुखी और भूकंप को आप प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने ही वहां पर भूगोल पढ़ाया था, तो वहां पर जाकर आप एक बार ज्वालामुखी और भूकंप को पढ़ लीजिए, तो वहां से आपको ज्वालामुखी और भूकंप के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपदाओं के अंतर्गत वह टॉपिक आता है तो आपको यहां भी समझने में सहायता जाएगी। फिर दूसरा सहारा लिया गया भूकंप का। भूकंप में माना गया कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, इपी सेंटर कहा, अधिकेंद्र, मूल फोकस कहा जाता है। जहां पर इसकी पहली तरंगें पहुंचती हैं उसे इपी सेंटर कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो इस पर 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। कौन कौन सी तरंगें, एक प्राइमरी तरंगें निकलती हैं, सेकेंडरी तरंगें निकलती हैं और एक एल तरंगें निकलती हैं। प्राइमरी तरंगें सबसे पहले भू सतह पर पहुंचती हैं और प्राइमरी तरंगों की यह विशेषता होती है कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, भूकंप कहीं भी उत्पन्न हो, पृथ्वी की हर सतह पर, हर तल पर इन तरंगों की उपस्थिति अंकित की जाती है। फिर दूसरी तरंगें आती हैं एस तरंगें, जो कि जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, जो पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। लेकिन इनकी विशेषता यह होती है कि यह ठोस में तो गति कर सकती हैं लेकिन तरल और गैस में गति नहीं कर सकती। जब भूकंप उत्पन्न हुआ और इनकी गणना की गई, मान लीजिए यहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ तो पी तरंगें तो हर जगह अस्तित्वमान थी, लेकिन एस तरंगें यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां थी, लेकिन यहां और ये इतना भाग खाली छूट गया था, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो एस तरंगें हैं, जो सेकेंडरी वेव्स हैं, वो तरल में और गैस में गतिमान नहीं होती, अर्थात पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में है। तभी तो ये तरंगें इसको पार नहीं कर पाई और जो पीछा वाला भाग था यह इन तरंगों से अछूता रह गया। तो इस आधार पर सबसे मान्य सिद्धांत भूकंप का ही माना जाता है। भूकंप के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्हीं आधारों पर अध्ययन करके कितने आधारों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कहा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है, जिसका जो सबसे बाहरी भाग है, यदि पृथ्वी को हम काटें तो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है उसे परपटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपटी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। फिर पृथ्वी की परपटी के अंदर का जो भाग होता है उसे मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं तरल अवस्था में उपस्थित है। फिर मेंटल के जो अंदर का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है,
अर्थात कोर कहा जाता है। जो पर्पटी वाला भाग है वह हल्के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो मेंटल वाला भाग है वह थोड़े से भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनकर बना हुआ है, मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, और जो क्रोड है वह भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है जिसमें निकेल और फेरस आते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, और आपके सिलेबस में पर्पटी, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड ही लिखा हुआ है। इसके विषय में ही आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो क्लियर हुआ। तो ये तीनों के तीनों किससे आते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हैं, और इन्हें हम समझते हैं अब डिटेल में। तो कितने भागों में बांटा है इसको? पर्पटी, मेंटल और क्रोड। बात कर लेते हैं भूपर्पटी की, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। मैंने बताया था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है उसे पर्पटी कहा जाता है। तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह होती है, और IUCC जो है संगठन है उसने इसकी औसत मोटाई ऊपर से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक बताया है। कहा गया है कि पृथ्वी में ऊपर से पर्पटी में जो हम ऊपरी सतह पर निवास करते हैं, इससे यदि हम 30 किलोमीटर की गहराई तक चलते हैं तो वहां पर कौन सा अस्तित्वमान रहता है? पर्पटी या क्रस्ट ही अस्तित्वमान रहता है। इसका निर्माण हल्के तत्वों से सिलिका और एल्यूमिनियम के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी से सिलिका और ऐसे एल्यूमिनियम बनता है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। इसका जो घनत्व है वह 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और जो क्रस्ट है या पर्पटी है, इसका घनत्व कितना है? 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। भूकंपीय लहरों में गति के अंतर के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है ऊपरी क्रस्ट और एक होता है निचला क्रस्ट। ध्यान रखिएगा, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, चाहे वो P हो, चाहे वो S हो, चाहे L हो। L तो धरातल पर चलती हैं तो उनको छोड़ दो, लेकिन P और S जो होती हैं, जब यह गमन करती हैं तो पृथ्वी के अंदर जब भी वह जाती हैं तो उनकी जो वेग होता है उनमें कमी दिखाई देती है या परिवर्तन दिखाई देता है। इस परिवर्तन के आधार पर इन परतों को भी बांट दिया गया है। जैसे क्रस्ट में एक समान गति होना चाहिए थी, लेकिन क्रस्ट में जैसे ही अंदर की ओर जाती हैं तो एक सीमा के बाद उनकी गति में परिवर्तन देखा जाता है। तो जिस सीमा के बाद उस गति में परिवर्तन देखा जाता है उस सीमा को कहा जाता है असंबद्धता। क्या कहा जाता है? असंबद्धता। तो इन असंबद्धताओं के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक ऊपरी क्रस्ट होता है और एक निचला क्रस्ट होता है। इन क्रस्टों के मध्य घनत्व संबंधी क्या पाई जाती है? असंबद्धता पाई जाती है। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य कौन सी असंबद्धता कहलाती है? उसे कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनराड असंबद्धता। चित्र के माध्यम से हम आगे चल के समझेंगे इसको। फिर बात करते हैं हम मेंटल की। क्रस्ट अर्थात पर्पटी के बाद जो सतह आती है उसे कहा जाता है मेंटल। क्रस्ट के निचले भाग को, जहां भूकंपीय लहरों की गति अचानक वृद्धि हो जाती है, अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे लहरों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल में जाके जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनकी गति में तीव्रता आ जाती है। और इसकी मोटाई जो है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता कहां पर आएगी? निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। तो मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक होती है। कहां तक होती है? 2900 किलोमीटर। अर्थात 0 से 30 किलोमीटर तक तो क्रस्ट था, उसको दो भागों में बांटा था, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट। फिर जो निचले क्रस्ट है और मेंटल जहां से शुरू होता है उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता। तो वहां से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक कौन पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? सीमा भी कहा जाता है, जो सिलिका और मैग्नीशियम दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यदि इसके घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। अर्थात पृथ्वी का जितना भी आयतन है उसका 83% भाग पर मेंटल अस्तित्वमान है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता है? रैपिटी असंबद्धता है। मैंने असंबद्धता अभी आपको बता दी कि जहां पर तरंगों की गति में परिवर्तन दिखाई दे वहां पर असंबद्धता होता है। अर्थात जो दाव होता है या घनत्व होता है उसमें जो भिन्नता होती है उसे ही असंबद्धता कहा जाता है। अब आते हैं हम क्रोड पर।
जो कोर होता है वह पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह होता है जो कि भारी तत्वों से मिलकर बना होता है। इसे पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहा जाता है। इसका निर्माण भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है और उन भारी तत्वों में आता है निकेल और फेरस, अर्थात लोहा और निकेल। इसीलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीफे भी कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नीफे किस सतह को कहा जाता है। यदि इसके घनत्व की बात करें तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम चले जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती जाती है और जो क्रोड होता है उसका घनत्व होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसकी मोटाई गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या कहलाती है? जब आप निचले मेंटल और ऊपरी क्रस्ट के मध्य जो असंबद्धता होती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो इसकी जो गहराई है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता से 63-71 किलोमीटर तक होती है। अर्थात पृथ्वी के केंद्र की गहराई यदि हम देखें तो कितनी होती है? 63-71 किलोमीटर होती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ध्यान रखिए ये 663 से 71 किलोमीटर तक होती है। इतनी गहराई नहीं होती, इतने तक होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये तक लिखा हुआ है वरना आप सोचो कि 30 किलोमीटर उसको ऐड कर दो, 6100 किलोमीटर उसको ऐड कर दो, सॉरी 5900 किलोमीटर उसको ऐड कर दो और 63 से 71 किलोमीटर उसको ऐड कर दो। तो ऐड नहीं करना है, वो गहराई देख रहे हैं हम कि वहां तक इसकी गहराई है। और यह कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए? 16% भाग घेरे हुए है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य पाई जाने वाली जो असंबद्धता है उसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। एक बहुत प्यारा सा चित्र आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहां पर मैंने असंबद्धताओं को दर्शाया गया है। यहां पर इन जो परतें हैं इनकी मोटाई को दर्शाया है। यह जो परत है वह एक ही परत है जिसे कहा जाता है क्रस्ट। क्रस्ट को हमने दो भागों में बांटा है घनत्व में असंबद्धता के कारण, बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। और इसकी जो मोटाई होती है वो 0 से 30 किलोमीटर तक होती है। और इनमें जो असंबद्धता होती है बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के मध्य उसे कहा जाता है कोनराड असंबद्धता। फिर आंतरिक क्रस्ट के बाद आता है बाह्य मेंटल, और बाह्य मेंटल और आंतरिक क्रस्ट के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कहा जाता है मोहो असंबद्धता। और बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कहा जाता है रेपेटी असंबद्धता। और जो मेंटल की गहराई है वो 30 किलोमीटर से लेकर कहां तक होती है? 2900 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर तक। और ध्यान रखिए जो आंतरिक बाह्य मेंटल है वह कहां तक रहता है? 700 किलोमीटर तक रहता है। और 700 से 2900 किलोमीटर तक रहता है आंतरिक मेंटल। और आंतरिक मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कहा जाता है लेहमैन असंबद्धता। और यदि हम गहराई की बात करें क्रोड की तो यह 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसको भी हमने जब दो भागों में बांटा तो बाह्य क्रोड कहां तक आता है? 5150 किलोमीटर तक आता है। और 5150 किलोमीटर के बाद 6371 किलोमीटर तक चलता है आंतरिक क्रोड। तो क्लियर है? आपसे यदि यह डायग्राम पूछा जाए या आपसे क्रस्ट मेंटल और क्रोड का यदि पूछा जाए तो आपको ये चित्र बनाना है, असंबद्धताएं लिखनी है, गहराई लिखनी है और जो मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं वो विशेषताएं उसके अंतर्गत लिखना है। कुछ नोट या याद करने वाली चीजें हैं वो आप देख लीजिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 63-71। हमने देखा है कि पृथ्वी के अंदर तक जो आंतरिक मेंटल है वहां तक पहुंचने में कितना चलना पड़ता है? 63-71 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 63, 70 या 71 किलोमीटर आप मान सकते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के जब आप अंदर जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ ही पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वाला टॉपिक है और साथ ही साथ पृथ्वी में जो आपको इसकी बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहा जाता है, आंतरिक जो मेंटल कहलाती है और उसके और अंदर जिसे केंद्रीय भाग कहा जाता है क्रोड कहलाती है, उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आपसे यदि वह 200 शब्दों में पूछे तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। 5 नंबर में आपसे अलग अलग तरीके से पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा क्रस्ट लिखिए, मेंटल लिखिए या फिर क्रोड लिखिए। और 3 नंबर में असंबद्धताओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेपेटी असंबद्धता क्या है, असंबद्धता क्या है, या फिर मोहो असंबद्धता, गुटेनबर्ग, लेहमैन असंबद्धता क्या है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के साथ। हम जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे वर्तमान में महाद्वीप अस्तित्व में हैं और जो महासागर में अस्तित्व में हैं, उनका निर्माण वास्तव में कैसे हुआ। साथ ही साथ जो हमारी संरचना, हमारी पृथ्वी पर जो हमें संरचना दिखाई देती है, पर्वतों की, घाटियों की, झीलों की, इनका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।